हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे एंड इस समय एग्जाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीबीए थर्ड सेमेस्टर का एक पेपर है, एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट का। ये जो सब्जेक्ट है इसका हम प्रीवियस ईयर 2024 में जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ है इसका सॉल्यूशन आज के लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर लगा के जाइएगा एग्जामिनेशन में, ये मेरा सजेशन है। क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जिन पे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। पूछने का तरीका अलग हो सकता है बट टॉपिक बार बार रिपीट होते हैं। तो आपकी कह लीजिए रिवीजन भी हो जाएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएंगे, रिवीजन भी हो जाएगा, प्लस आपको आइडिया भी लग जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक पे हमें ज्यादा फोकस करना है, अच्छे से तैयारी करके जानी है। ठीक है, तो इसलिए पीवाईक्यू लगाना बहुत जरूरी है। तो चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बीबीए थर्ड सेमेस्टर का एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, एडवर्ट थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट, पेपर कोड है बीबीए 301। इसका आज हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, 3 सेक्शन होते हैं क्वेश्चन पेपर में, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन करने होते हैं, 3-3 नंबर का हर क्वेश्चन होता है, हर क्वेश्चन कंपलसरी है, सारे क्वेश्चन करने हैं सेक्शन ए के। ठीक है, तो ये है 5 क्वेश्चन। फिर आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी भी 15 नंबर का है, 3 क्वेश्चन दिए रहते हैं, 2 करने होते हैं। 7.5 नंबर के 2 क्वेश्चन होते हैं। ये है आपका सेक्शन बी, इसके 3 क्वेश्चन, 2 करने हैं। ठीक है, तो 15 नंबर का हो गया सेक्शन बी। फिर आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी में डिटेल आंसर टाइप क्वेश्चन करने होते हैं, 5 क्वेश्चन होते हैं, 3 करने होते हैं इसमें। ठीक है, हर क्वेश्चन 15 नंबर का होता है, तो ये जो है 45 मार्क्स का होता है आपका सेक्शन सी। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन पेपर। अब आते हैं सॉल्यूशन पे। एक एक क्वेश्चन जो अभी आपने देखा है क्वेश्चन पेपर में, इन सबका सॉल्यूशन मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं विद सेक्शन ए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, लिस्ट 3 प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग। यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि लिस्ट 3 प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग के 3 उद्देश्य क्या हैं, 3 ऑब्जेक्टिव क्या है, ये आपको डिटेल में बताना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, एक सेकेंड। हाँ, 3 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, और 3 ऑब्जेक्टिव पूछा है, तो एक एक ऑब्जेक्टिव एक एक नंबर के हैं। तो 3 ऑब्जेक्टिव क्या है एडवर्टाइजमेंट का। आप जो इतने एडवर्टाइजमेंट देखते हैं टीवी पे, एडवर्टाइजमेंट, आप ये जो वीडियो देख रहे हैं इसके बीच में भी एडवर्टाइजमेंट आएगा, टीवी पे, मोबाइल पे, होर्डिंग्स है, न्यूज़पेपर में, हर जगह एडवर्टाइजमेंट देखते हैं ना। तो व्हाट इज इट्स ऑब्जेक्टिव, इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, वही आपको लिखना है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो एडवर्टाइजमेंट का होता है दैट इज इन्फॉर्मिंग, इन्फॉर्म करना। जो भी कंज्यूमर है, जो भी कस्टमर है, उसको इन्फॉर्म करना अबाउट द प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट के बारे में, ब्रांड के बारे में, प्राइस के बारे में, उसके फीचर के बारे में, यूजर्स के बारे में, क्या नया ऑफर आया है इसके बारे में। ठीक है, तो इन्फॉर्म करना ये पहला उद्देश्य होता है। ठीक है, और बड़ा कर दिया मैंने। ये पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा क्या है, परसुएट करना, कन्विंस करना। ठीक है, आपको इन्फ्लुएंस करना, कन्विंस करना कि आप आके हमारा प्रोडक्ट खरीदें। ये पर्पस होता है एडवर्टाइजमेंट का। एडवर्टाइजमेंट इतने अट्रैक्टिव बनाए जाते हैं कि कस्टमर कन्विंस हो जाता है कि भाई हमें इस ब्रांड का ये सामान तो खरीदना ही खरीदना है। ठीक है, तो दूसरा है वही परसुएट करना। तीसरा क्या है, रिमाइंड करना, आप उनका ब्रांड भूल ना जाए। ठीक है, तो टाइम टू टाइम आपको रिमाइंड कराते रहें। एंड स्पेशली ये किसके लिए होता है, जो मेच्योर प्रोडक्ट हो जाते हैं, जो बहुत लंबे समय से मार्केट में है, अच्छी ग्रोथ किए बट अब मेच्योरिटी फेज में आ गए हैं, तो कस्टमर भूल जाते हैं ऐसे प्रोडक्ट को। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कस्टमर को बार बार रिमाइंड किया जाता है कि भाई हम भी हैं मार्केट में, आप हमारा मतलब आपको खरीदना है, फिर से रिपीट परचेज करना है। दिस इज द थर्ड ऑब्जेक्टिव। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव हैं। बाकी और भी ऑब्जेक्टिव हैं, जैसे बिल्ड करना ब्रांड इमेज। एडवर्टाइजमेंट के थ्रू एक ब्रांड इमेज भी बिल्ड की जाती है। एडवर्टाइजमेंट के थ्रू सपोर्टिंग सेल्स फोर्स को सपोर्ट किया जाता है, प्रेफरेंस क्रिएट की जाती है। ठीक है, ये सब पर्पज होता है। दूसरा क्वेश्चन जो 3 नंबर में आया है दैट इज डिफाइन इंडस्ट्रियल एडवर्टाइजिंग। इंडस्ट्रियल एडवर्टाइजिंग क्या है। ठीक है, देखिए हम लोग क्या है, हम लोग रिटेल कस्टमर हैं। ठीक है, हम लोग रिटेल कंज्यूमर हैं, सामान खरीदते हैं अपने कंजप्शन के लिए, कंज्यूम करना है हमें, सामान यूज करना है इसलिए खरीदते हैं। ठीक है, एक होते हैं इंडस्ट्री।
ये इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट वो लोग खरीदते हैं, वो रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो प्रोडक्ट खरीदती हैं, रॉ मटेरियल खरीदती हैं या सेमी फिनिश गुड खरीदती हैं ताकि उसको प्रोसेस कर सके, मेन प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सके, आगे सेल कर सके। तो उनके पर्पज से, इंडस्ट्री के पर्पज से जो एडवर्टाइजिंग की जाती है, दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल एडवर्टाइजिंग। तो देखिए इंडस्ट्रियल एडवर्टाइजिंग क्या है। इंडस्ट्रियल एडवर्टाइजिंग में एडवर्टाइजिंग डायरेक्टेड टुवर्ड इंडस्ट्रियल बायर, जो इंडस्ट्रियल बायर है उनको फोकस करके जो एडवर्टाइजिंग की जा रही है, ठीक है। जैसे मैन्युफैक्चरर हुए, होलसेलर हुए, इंस्टीट्यूशंस हुए, गवर्नमेंट हुई, जो प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करेंगे, ठीक है। जैसे मशीनरी वगैरह की एडवर्टाइजिंग, तो क्या मशीनरी हम यूज करेंगे? नहीं, कंपनीज फैक्ट्रीज के काम है ना, ठीक है, क्योंकि उससे वो प्रोडक्शन करेंगे। मटेरियल हुआ, कंपोनेंट हुआ, नॉट मीन फॉर अल्टीमेट हाउस होल्ड कंजप्शन, यानी वो एडवर्टाइजिंग जो इंडस्ट्रीज के पर्पज से, उनके पर्पज से जो एडवर्टाइजिंग की जा रही है, क्योंकि उन्हें रॉ मटेरियल लेके अभी प्रोसेस करना है, फिर वो फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे जो हम कंज्यूम करेंगे। वो कंजप्शन के पर्पज से वो प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे हैं, तो उनके पर्पज से जो एडवर्टाइजिंग की जाती है उसे इंडस्ट्रियल एडवर्टाइजिंग कहते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इज पब्लिसिटी कैन बी निगेटिव कमेंट? पब्लिसिटी क्या निगेटिव हो सकती है? सही है। हाँ, पब्लिसिटी तो एकदम निगेटिव भी हो सकती है। सपोज करिए कोई कहीं पे किसी फैक्ट्री में कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो जाए या कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हो, उसके साथ कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो क्या होती है, उसकी निगेटिव इमेज, निगेटिव पब्लिसिटी हो जाती है ना। तो पब्लिसिटी कैन बी नेगेटिव, यस। पब्लिसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि पब्लिसिटी एक अनपेड नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग है, ठीक है। इसमें कुछ पैसा नहीं देना पड़ता, पब्लिसिटी के लिए पैसा नहीं देना पड़ता। कुछ ऐसे कारनामे कर दें या कुछ ऐसी चीजें हो जाएं जिससे लोग, एक न्यूज बन के फ्लैश हो जाए, तो वो क्या है? पब्लिसिटी। लोगों को उसके बारे में पता चल गया, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए किसी फैक्ट्री में कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, तो एक निगेटिव इमेज नहीं उस कंपनी के बारे में कि वो अपनी कंपनी अपने लेबर्स का ध्यान नहीं रखती है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहां पे, शायद जो कंस्ट्रक्शन कंपनी थी उसने ध्यान नहीं दिया, वहां पे कोई लेबर ऊपर से बिल्डिंग से गिर गया, तो उसकी निगेटिव पब्लिसिटी हो जाएगी कि वो लेबर्स का ध्यान नहीं रखते, मतलब अपने वर्कर्स का ध्यान नहीं रखते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? पब्लिसिटी। तो पब्लिसिटी कुड बी निगेटिव, ये निगेटिव भी हो सकती है। तो पब्लिसिटी कैन बी निगेटिव। पब्लिसिटी एक अनपेड नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन है, ठीक है, और इस पे कंपनी का कंट्रोल नहीं होता, ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल नहीं होता है, इसमें मीडिया का कंट्रोल होता है। लोग इस चीज को किस तरीके से ले रहे हैं या मीडिया इसको किस तरीके से दिखा रही है। किसी भी चीज को प्रेजेंट करने के दोनों तरीके होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव दोनों। अब मीडिया इसको किस तरीके से दिखा रही है, निगेटिव करके दिखा रही है तो निगेटिव पब्लिसिटी होगी, पॉजिटिव करके दिखा रही है तो पॉजिटिव। तो इस पर कंट्रोल नहीं होता है, ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल नहीं होता है। इट कुड बी फेवरेबल और अनफेवरेबल। तो इट इज कंट्रोल बाय द मीडिया। पब्लिसिटी कंट्रोल बाय मीडिया, नॉट बाय पब्लिक। फेवरेबल अनफेवरेबल दोनों हो सकती है। नेगेटिव पब्लिसिटी जैसे प्रोडक्ट फेल हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, किसी कंपनी में कोर्ट केस हो गया, तो एक निगेटिव नहीं इमेज बन जाती है। किसी सपोज करिए कोई एक्टर है, उस पर केस हो गया कोई फ्रॉड का, तो एक निगेटिव इमेज बन गई ना, एक निगेटिव पब्लिसिटी पहले ही हो गई, तो उसकी पिक्चर देखने का भी मन नहीं करेगा कि वो एक्टर जो है फ्रॉड करता है, ठीक। तो ये क्या है? निगेटिव पब्लिसिटी। तो पब्लिसिटी कैन बी निगेटिव, यस इट कैन बी निगेटिव, और उसके बारे में आप भी लिखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? डिफाइन रिमाइंडर ओरिएंटेड प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग। प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग होती है जिसमें एक होती है रिमाइंडर ओरिएंटेड। रिमाइंडर मतलब याद दिलाना, तो इस टाइप की भी एडवर्टाइजिंग होती है जहां पे कस्टमर को बार बार याद दिलाया जाता है, रिमाइंड कराया जाता है कि ये ब्रांड भी मार्केट में एग्जिस्ट करता है, जब आपको रिपीट परचेजिंग करनी है तो आप वापस ये ब्रांड खरीद सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज रिमाइंडर ओरिएंटेड प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग। तो ये क्या है? वो एडवर्टाइजिंग जिसका एम क्या होता है? एट रिमाइंडिंग द एग्जिस्टिंग कस्टमर जो है उनको रिमाइंड करें, ठीक है, एग्जिस्टिंग कस्टमर को रिमाइंड करें अबाउट ब्रांड, अबाउट प्रोडक्ट, सो दैट इट रिमेन इन द मेमोरी, ताकि वो कस्टमर के दिमाग में रहे कि इसे दोबारा खरीदना है। जनरली मेच्योरिटी स्टेज पे होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? जनरली शॉर्ट एंड सिंपल रिमाइंडर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल पब्लिक रिलेशन। इंटरनल और एक्सटर्नल पब्लिक रिलेशन में डिफरेंस बताइए। देखिए इंटरनल पब्लिक रिलेशन क्या है? बेसिकली
इंटरनल पब्लिक रिलेशन किससे रिलेटेड है? जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोग हैं, जैसे एम्प्लॉइज हुआ, टॉप मैनेजमेंट हुआ, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोग। एक्सटर्नल पब्लिक रिलेशन मतलब बाहर के लोग, पब्लिक, सप्लायर, बैंक्स, गवर्नमेंट, ये बाहर के लोग, ठीक है। तो इंटरनल पब्लिक रिलेशन क्या है? इंटरनल पब्लिक रिलेशन बेसिकली डील करना है पीपल इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोग, जैसे एम्प्लॉय हुआ, मैनेजर हुआ, वर्कर हुआ, शेयर होल्डर हुआ। इंटरनल पब्लिक रिलेशन का पर्पस क्या होता है? ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कि इंप्लॉइज जो है उनका मोरल बूस्टअप रहे, ठीक है, मोटिवेटेड रहे, कॉपरेशन से काम करे, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर अच्छा बना रहे। तो इंटरनल पब्लिक रिलेशन में ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? टाइम टू टाइम मीटिंग करती है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है अपने एम्प्लॉइज को, ठीक है, नोटिस बोर्ड, हाउस जर्नल, मैगजीन के थ्रू उनसे बात करती रहती है, ठीक है, अपनी जो भी पॉलिसीज या है वो सब कम्युनिकेट करती रहती है। एक्सटर्नल पब्लिक रिलेशन बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोग, जैसे सप्लायर हुआ, गवर्नमेंट हुआ, कस्टमर हुआ, ठीक है, पब्लिक हुए, लोकल कम्युनिटी हुई, ये सब बाहर के लोग, ठीक। एक्सटर्नल पब्लिक रिलेशन का पर्पस क्या होता है? बाहर हमें पब्लिक रिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन को बाहर पब्लिक रिलेशन बनाना है। इसका पर्पस क्या है? कि ऑर्गेनाइजेशन अपनी एक पॉजिटिव इमेज बाहर पब्लिक में शो कर सके, फेवरेबल पब्लिक इमेज बना सके, गुडविल बना सके, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करे। इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या क्या टूल है? ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए प्रेस रिलीज करती है, ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती है, इवेंट्स करती है, एक्टिविटी, कम्युनिटी एक्टिविटीज वगैरह परफॉर्म ऑर्गेनाइज करती है, स्कॉलरशिप देती है। तो ये सब एक्सटर्नल पब्लिक रिलेशन में आता है, ठीक है। तो ये थे 5 क्वेश्चन 3-3 नंबर के, एंड दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन ए। ये थे पूरे सेक्शन ए के क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन थे, थ्योरेटिकल थे, और ये बहुत इजी मार्केटिंग का है ये पार्ट। एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग, तो बहुत आसान है, एकदम कहानी की तरह है। सेक्शन बी में 3 क्वेश्चन है, अगला आ जाते हैं सेक्शन बी। 3 क्वेश्चन 2 करने हैं, ये हैं वो 3 क्वेश्चन स्क्रीन पे। चलिए अब इनके आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है कि सेल्स प्रमोशन आर मोर इफेक्टिव व्हेन बोथ पुश एंड पुल स्ट्रेटजीज आर यूज्ड एट द सेम टाइम, डिस्कस। जो सेल्स प्रमोशन है कब इफेक्टिव होता है? क्वेश्चन क्या है? सेल्स प्रमोशन इफेक्टिव तब होता है जब पुश एंड पुल स्ट्रेटजी दोनों एक साथ यूज हो। इस पे आपको कमेंट करना है, डिस्कस करना है, ठीक है। तो इसके लिए जरा पुश एंड पुल स्ट्रेटजी आपको पता होनी चाहिए। पुश स्ट्रेटजी क्या है? देखिए, पुश स्ट्रेटजी में किस चीज पे फोकस करते हैं? पुश मतलब धक्का लगाना, ठीक है। पुश स्ट्रेटजी में किस बात पे फोकस किया जाता है? जो मार्केटिंग के चैनल्स हैं, जैसे रिटेलर है, होलसेलर है, उन पे उनको पुश किया जाता है कि आपको सामान बेचना है, आपको किसी न किसी तरीके से कस्टमर तक सामान पहुंचाना है, कस्टमर हमारा प्रोडक्ट खरीदे। दैट इज पुश स्ट्रेटजी। पुल, पुल मतलब अपनी तरफ खींचना। तो पुल स्ट्रेटजी क्या होती है? कि कस्टमर पे फोकस करना है, अपना प्रोडक्ट ऐसे बनाओ, ऐसे ऑफर्स दो प्रोडक्ट पे कि कस्टमर खुद पे खुद पुल, खिंचा चला आए, वो दुकान पे जाके इस प्रोडक्ट के बारे में डिमांड करे। दैट इज कॉल्ड पुल स्ट्रेटजी। बड़ी इंटरेस्टिंग है। पुश स्ट्रेटजी में फोकस होता है चैनल मेंबर पे, जैसे होलसेलर, रिटेलर, डीलर पे फोकस होता है। इसमें प्रमोशन के लिए ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड डिस्काउंट देती है, डीलर्स को फ्री गुड्स देती है, अलाउंसेस देती है, डिस्प्ले स्कीम वगैरह प्रोवाइड करती है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू पुश द प्रोडक्ट थ्रू द चैनल। पुश स्ट्रेटजी का फोकस क्या होता है? कि प्रोडक्ट को पुश करे, चैनल के थ्रू कस्टमर तक पहुंचे, ठीक है। इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? मोटिवेट करती है इंटरमीडियरीज, मतलब होलसेलर, रिटेलर को मोटिवेट करती है कि वो हमारे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट रखें, डिस्प्ले करें, हम आपको इंसेंटिव देंगे, ठीक है, आपको ऑफर देंगे। ये पुश स्ट्रेटजी है। पुल में कंपनी फाइनल कंज्यूमर पे फोकस करती है, उनके लिए सेल्स प्रमोशन स्कीम निकालती है, उन्हें कूपन देती है, डिस्काउंट देती है, सैंपल देती है, प्रीमियम देती है, लॉयल्टी स्कीम देती है, ठीक है। इसमें क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? क्रिएट कंज्यूमर डिमांड, कंज्यूमर खुद से प्रोडक्ट के लिए डिमांड करे, कंज्यूमर प्रोडक्ट की तरफ खींचा चला है, ये पुल स्ट्रेटजी में होता है। यूजिंग बोथ टुगेदर, सेल्स प्रमोशन में ऑर्गेनाइजेशन मतलब दोनों को भी साथ में लेके चल सकती है, मतलब जो रिटेलर हैं, होलसेलर हैं, डीलर्स हैं, उनके लिए भी स्कीम लाए, एंड जो फाइनल कंज्यूमर है उनके लिए भी लाए। तो सेल्स प्रमोशन दोनों के लिए बहुत ही, पुल स्ट्रेटजी हो चाहे पुश स्ट्रेटजी हो, दोनों ही केस में सेल्स प्रमोशन स्कीम बहुत ही फ्रूटफुल रहती है, बहुत ही अच्छे से वर्क करती है। कस्टमर के लिए भी बहुत सारे कह लीजिए ऑफर्स कंपनी लाती है, और साथ में जो इंटरमीडियरी हैं, टेलर, होलसेलर, उनके लिए।
तो यही सारी बातें आपको डिटेल में इसमें लिखना है। 7.5 नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन रीड कर लीजिए। हु आर द एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन, दिख रहा है, हु आर द एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग के केस में एक्टिव पार्टिसिपेंट्स कौन से होते हैं? सबसे पहले स्पॉन्सर, कंपनी जो अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजिंग कराना चाह रही है। सबसे पहले एडवर्टाइजर या स्पॉन्सर्स कहते हैं वो कंपनियां, वो ऑर्गेनाइजेशन जो अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कराना चाह रही है। वो गवर्नमेंट भी हो सकती है, एनजीओ भी हो सकता है। दूसरा एडवर्टाइजिंग एजेंसी, जो एडवर्टाइजमेंट आपके लिए बनाएगी, एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो बनाएगी क्रिएटिव एडवर्टाइजमेंट, आई कैचिंग एडवर्टाइजमेंट आपके लिए बनाएगी, वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी। अगला क्या है? मीडिया। अब आप एडवर्टाइजमेंट किसके थ्रू चलाएंगे? रेडियो पे चलेगा, टीवी पे चलेगा, न्यूज़पेपर में चलेगा, मैगजीन में चलेगा, होर्डिंग लगेगी, कि कौन सा चैनल होगा, कौन सा मीडिया होगा? वो इंटरनेट पे चलेगा, यूट्यूब पे चलेगा, तो मीडिया। अगला क्या है? सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में क्या आएगा? मार्केट रिसर्च फर्म्स हो सकती हैं, प्रोडक्शन हाउस हो सकते हैं, फोटोग्राफर हो सकते हैं, आपको अपने प्रोडक्ट की अच्छी फोटोज भी क्लिक करानी होगी, तो फोटोग्राफर, इवेंट ऑर्गेनाइजर होंगे, ये सब सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। और पांचवा और आखिरी जो एक्टिव पार्टिसिपेंट होता है वो कौन होता है? कंज्यूमर, जिसके लिए सारा काम हो रहा है, टारगेट ऑडियंस, यानी कंज्यूमर या यूजर जो पढ़ेगा, देखेगा, सुनेगा एडवर्टाइजमेंट एंड उसके बेसिस पे वो डिसीजन लेगा कि प्रोडक्ट खरीदना है, क्या करना है। ठीक है, दैट इज टारगेट ऑडियंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन अच्छा, आपको डिफरेंस बताना है किसके बीच में? पब्लिसिटी एंड पीआर। पीआर इज पब्लिक रिलेशन, पब्लिसिटी तो समझ रहे होंगे। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है। एंड ये जो डिफरेंस है किन मतलब बेसिस पे बनाना बताना है? ऑब्जेक्टिव दोनों का क्या है उसके बेसिस पे, स्ट्रेटजीज के बेसिस पे एंड आउटकम के बेसिस पे दोनों के बीच में डिफरेंस बताइए। पहला देखते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव दोनों का अलग है, सही बात है, ऑब्जेक्टिव दोनों का अलग है। देखिए पब्लिसिटी, पब्लिसिटी क्यों करते हैं? हमें मीडिया कवरेज मिले, चाहे निगेटिव या पॉजिटिव, दोनों पब्लिसिटी जो करते हैं लोग, ऊट पटांग के काम करते हैं जस्ट टू गेट इन लाइमलाइट। ये फिल्म इंडस्ट्री या उस मतलब मीडिया में बहुत होता है कि बस लाइमलाइट में आने के लिए बहुत सारे काम किए जाते हैं। ठीक है, तो पब्लिसिटी का उद्देश्य क्या है? टू ऑब्टेन मीडिया कवरेज, कि मीडिया कवरेज मिले, पब्लिक अटेंशन मिले। ठीक है, और एक बात और है, पब्लिसिटी की खास बात है, पब्लिसिटी शॉर्ट टर्म के लिए होती है। कुछ ऊट पटांग की हरकत करके अगर आप लाइमलाइट में आते हैं तो ये इसकी कह लीजिए टाइम लिमिट बहुत कम होती है, कुछ दिन आपकी चर्चा होगी उसके बाद नहीं होगी। ठीक है, तो वही है इसका मतलब, टाइम फ्रेम बहुत कम होता है, शॉर्ट टर्म का होता है। लेकिन पब्लिक रिलेशन क्या है? पब्लिक रिलेशन मतलब एक लॉन्ग टर्म का एक रिलेशन बिल्ड करना कस्टमर के साथ। ठीक है, उसको वैल्यू प्रोवाइड करना, कस्टमर के साथ एक लंबा रिलेशन बिल्ड करना। ठीक है, जिससे कस्टमर का फायदा हो, अपनी एक अच्छी इमेज बिल्ड करना, दैट इज पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन में बिल्ड किया जाता है, मेंटेन किया जाता है लॉन्ग टर्म इमेज। ठीक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड पब्लिक, तो दोनों का पर्पज अलग है। वो पब्लिसिटी शॉर्ट टर्म की होती है, जबकि पीआर लॉन्ग टर्म का, पब्लिक रिलेशन लॉन्ग टर्म के लिए होता है। दोनों की स्ट्रैटेजी या टूल अलग है। देखिए पब्लिसिटी में क्या होता है? न्यूज आती है, स्टोरीज आती है, प्रेस रिलीज होता है, इवेंट होता है, प्रोडक्ट लॉन्च। ठीक है, एंड पब्लिसिटी इज जनरली कंट्रोल बाय मीडिया, मीडिया कंट्रोल करती है वो इसको किस तरीके से दिखाए। आप नहीं कंट्रोल करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन नहीं कंट्रोल करती है, मीडिया उस चीज को पॉजिटिव या निगेटिव कैसे लेके दिखाती है वो पब्लिसिटी में होता है। लेकिन जब पब्लिक रिलेशन होता है उसमें क्या होता है? कॉन्फ्रेंस वगैरह की जाती है या प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह की जाती है, इवेंट किए जाते हैं, तो इसमें ये प्लान्ड होता है। तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन अपनी एक अच्छी इमेज बिल्डअप करना चाहता है, तो ये सारी चीजें प्लान्ड होती हैं। तो पीआर में क्या होता है? प्लान प्रोग्राम होता है, इसमें प्रेस रिलेशन होता है, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन होता है, स्पॉन्सरशिप होता है, लॉबिंग होती है। तो इसके ये तरीके हैं, जबकि पब्लिसिटी के अलग तरीके हैं। अब आउटकम की अगर हम बात करें तो पब्लिसिटी इज अनपेड, इसके लिए कुछ पे नहीं करना पड़ता। एंड दिस इज नॉन कंट्रोलेबल, मतलब इसे कंट्रोल नहीं किया, इसे ऑर्गेनाइजेशन नहीं कंट्रोल करती, इसे मीडिया कंट्रोल करती है। ठीक है, पॉजिटिव या निगेटिव दोनों हो सकती है। जबकि पीआर की बात करें, ये मैनेज्ड होता है। पीआर मतलब पब्लिक रिलेशन मैनेज्ड होता है, प्लान होता है। एंड जनरली एक फेवरेबल, हम अपनी पब्लिक इमेज बनाना चाहते हैं, इसलिए पब्लिक रिलेशन मतलब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम बातें बताते हैं। ठीक है,
तो ये कंसिस्टेंटली फेवरेबल इमेज, ये 3 इसके डिफरेंस है। आ जाते हैं सेक्शन सी और आखिरी सेक्शन पे। 15-15 नंबर के एक-एक क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन करने हैं, 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। थोड़ा शॉर्ट में चलते हैं, जल्दी-जल्दी बस बता दूंगी। 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है, इसमें 5 क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिए। सबके आंसर खैर बताऊंगी मैं। इजी है, बहुत आसान है, आपको क्या लिखना बढ़िया से आना चाहिए, आसानी से लिख लेंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, क्या पूछ रहा है ये पता हो, बढ़िया से आप लिख लेंगे। पहला क्या है, डू यू लाइक द आइडिया ऑफ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। डू यू लाइक द आइडिया ऑफ ट्रांजिट, और पॉइंट्स में आंसर लिखिएगा, एक चीज का ध्यान रखिएगा। इसमें ही बहुत अच्छे से पॉइंट्स में मैंने लिखा हुआ है, तो यही मतलब ऐसे ही पॉइंट्स में लिखिएगा आंसर, पैराग्राफ में मत लिखिएगा, पॉइंट्स में बात अपनी लिखिएगा। डू यू लाइक द आइडिया ऑफ ट्रांजिट एडवर्टाइजिंग, आपको ट्रांजिट एडवर्टाइजिंग का आइडिया पसंद है? व्हाट आर द पॉसिबल बेनिफिट दे हैव, इसके क्या फायदे हैं? आर देयर एनी डिसएडवांटेज ऑफ सच एडवर्टाइजिंग, क्या इसके कुछ नुकसान भी हैं? ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज ट्रांजिट एडवर्टाइजिंग। ट्रांजिट एडवर्टाइजिंग होती क्या है? ठीक है, देखिए ट्रांजिट मतलब होता है एक्ट ऑफ मूविंग, कोई चीज मूव कर रही है, ट्रांजिट में है। ठीक है, तो ट्रांजिट एडवर्टाइजिंग बेसिकली क्या है, आप बस पे, ऑटो रिक्शा पे, ठीक है, कहीं आप बस स्टॉप पे खड़े हैं, सामने होर्डिंग वगैरह आपने देखी होगी, ठीक है, या मेट्रो स्टेशन पे मेट्रो जा रही है, उस पे कुछ लगा हुआ है, तो इस टाइप की जो एडवर्टाइजिंग होती है ना, ये ट्रांजिट एडवर्टाइजिंग में आता है। तो ट्रांजिट एडवर्टाइजिंग वो एडवर्टाइजमेंट है विच इज प्लेस्ड इन और ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में या पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जो बैनर, पोस्टर, ठीक है, और कागज का वो पैम्पलेट टाइप जो चिपकाए होते हैं ना, वो सब ट्रांजिट एडवर्टाइजिंग में आता है। ठीक है, जैसे बस पे, मेट्रो, ट्रेन, ऑटो रिक्शा, रेलवे स्टेशन, होर्डिंग, ये ट्रैफिक जंक्शन पे, चौराहे पे, ये सब जो लगा होता है ना, ट्रांजिट एडवर्टाइजिंग कहते हैं। अब उसके बारे में ओपिनियन पूछिए, बताइए आपको सही लगता है या गलत लगता है? तो हाँ, एक बात कहें, ट्रांजिट एडवर्टाइजिंग इज वेरी इफेक्टिव, बहुत इफेक्टिव, एक सस्ता तरीका है एडवर्टाइजिंग का। ट्रांजिट एडवर्टाइजिंग इज यूजफुल एंड इंक्रीजिंगली पॉपुलर मीडियम है, स्पेशली अर्बन एरियाज में। ठीक है, रूरल एरिया में नहीं, अर्बन एरिया में, क्योंकि यहाँ पे जनरली क्या है, हम लोग ट्रेवल ही कर रहे होते हैं, ऑफिस इतना दूर है, बच्चों का स्कूल इतना दूर है, कॉलेज इतना दूर है, लोग ट्रेवल करके जा रहे होते हैं। जब ट्रेवल करके जा रहे हैं, तब रास्ते में जो चीजें, होर्डिंग, बस, ऑटो रिक्शा, मेट्रो स्टेशन पे जो एडवर्टाइजमेंट दिखेगा, ठीक है, तो मतलब इंसान उसको देखेगा तो फिर उन प्रोडक्ट को याद रखेगा। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि यहाँ लोग ट्रेवलिंग पे बहुत ज्यादा टाइम लो का जाता है। इसके बेनिफिट्स की अगर हम बात करें, तो सबसे पहला बेनिफिट है हाई फ्रीक्वेंसी एंड रिपीटिशन। जो डेली कम्यूटर है वो उसी रास्ते से बार बार जा रहे हैं, या डेली वही बस यूज कर रहे हैं, बस में डेली वही आगे वो पोस्टर लगा हुआ है, तो आपको प्रोडक्ट रिमाइंडर भी बार बार मिलेगा। ज्योग्राफिक सिलेक्टिविटी, इसका क्या मतलब है कि देखिए एक पर्टिकुलर एरिया होता है जहां पे नहीं, जैसे सपोज एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ, जैसे सपोज करिए दिल्ली में बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे कोचिंग सेंटर चलते हैं। तो आपने देखा होगा जहाँ कोचिंग सेंटर चलते हैं वहां पे पीजीज के जो एडवर्टाइजमेंट है वो बहुत लगते हैं, पैम्पलेट में, चाहे जैसे भी, पीजीज के, क्योंकि जो ये कोचिंग सेंटर वाले, कोचिंग जाने वाले बच्चे हैं, वो दूसरे शहर से आके यहाँ पे रह रहे हैं, तो उन्हें पीजीज की रिक्वायरमेंट होगी, उन्हें टिफिन सर्विस की रिक्वायरमेंट होगी। तो आप देखेंगे ऐसे एरिया जहाँ पे कोचिंग सेंटर है, वहां पे पीजीज के ऐड आपको मिलेंगे, वहां पे टिफिन सर्विस के ऐड मिलेंगे, लॉन्ड्री के ऐड मिलेंगे। तो बेसिकली क्या है, ज्योग्राफिक सिलेक्टिविटी, यानी जिस एरिया में जिस टाइप के लोग जाते हैं और उनकी जिस चीज की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, ये एक फायदा है। अगला, मोबिलिटी, ये एक ऐसा तरीका है ना, कोई बस है, उस पर आपने बड़ा सा पोस्टर लगा लिया किसी प्रोडक्ट का, अब वो बस जहां जहां घूमेगी, पूरा नोएडा घूमेगी या पूरा दिल्ली घूमेगी, तो जहां जहां से बस गुजरेगी आपको वो प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टाइज करती जाएगी। तो इसमें मोबिलिटी होती है, एक बढ़िया फायदा है। कॉस्ट इफेक्टिव है, सस्ता तरीका है ये, टीवी पे एड चलाना बड़ा महंगा है, ये सस्ता तरीका है। कैप्टिव ऑडियंस, यानी अगर आप बस में बैठे हैं, अंदर 1 घंटे का रास्ता है, सामने ऐड लगा हुआ है बस के अंदर, तो आप फिर आपकी नजर जाएगी ही जाएगी। तो वही है, कैप्टिव ऑडियंस मिलती है। लोकल एडवर्टाइजिंग के लिए बहुत बढ़िया तरीका है। ठीक है, लॉन्ग डिस्प्ले पीरियड, यानी आप लंबे समय तक उसको देखेंगे। अगर आप जैसे बस का वेट कर रहे हो, सामने होर्डिंग पे कुछ लगा है, ठीक है, तो आप बस का वेट कर रहे हैं, 15 मिनट बाद बस आ रही है, आपकी नजर उस होर्डिंग पे जाएगी ही जाएगी। तो लॉन्ग डिस्प्ले पीरियड होता है, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं।
ठीक है, छोटी सी स्पेस है, बहुत ज्यादा लिख नहीं सकते, तो आपको टैग लाइन, ठीक है, कम शब्दों में अपनी बात कहनी होती है, तो वही लिमिटेड स्पेस होती है। शॉर्ट एक्सपोजर पीरियड होता है, किसी बस पे अगर कोई लगा हुआ है और वो बस सामने से गुजरी, तो बस सेकेंड्स भर में जितना पढ़ पाए वो बस निकल जाएगी, तो शॉर्ट एक्सपोजर पीरियड होता है। और एक और चीज है लैक ऑफ प्रेस्टीज। ऐसा भी माना जाता है कि बस पे, ऑटो रिक्शा पे, इस टाइप पे जो पोस्टर्स लगे होते हैं या जो प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट होते हैं वो थोड़े से लो ग्रेड के माने जाते हैं। ठीक है, तो एक ये भी बात है, लैक ऑफ प्रेस्टीज। आगे जो पोस्टर वगैरह लगे हैं, खुले में लगे हैं, होर्डिंग होर्डिंग नहीं, मतलब दीवालों पे चिपके हैं, ठीक है, पैम्पलेट दीवालों पे चिपके हैं, तो बारिश आई, आंधी आई, धूप आई, वो निकल जाते हैं कुछ समय बाद, तो ये एक वेदर एंड मेंटेनेंस इशू रहता है। ठीक है, इसकी इफेक्टिवनेस नहीं मेजर कर सकते, ये एक डिसएडवांटेज है। बाकी लीगल या म्यूनिसिपल रिस्ट्रिक्शन भी रहता है, बहुत सारी जगहों पे पोस्टर वगैरह लगाना मना होता है, पैम्पलेट लगाना मना होता है, ये सब है। तो फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रीड कर लीजिए। एक्सप्लेन द रोल ऑफ मीडिया इन एडवर्टाइजिंग एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन मीडिया प्लानिंग। मीडिया का क्या रोल है एडवर्टाइजिंग में? ठीक है, मीडिया मतलब समझ रहे हैं ना, प्रिंट मीडिया, मतलब नहीं, हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे, ठीक है, बट एडवर्टाइजमेंट किस मीडिया से करेंगे? न्यूज़पेपर में निकलेगा, मैगजीन में निकलेगा, ठीक है, होर्डिंग लगाएंगे, टीवी पे ऐड देंगे, या ऑनलाइन हम ऐड देंगे, मतलब बेसिकली मीडिया क्या यूज करेंगे, ठीक है। तो वही है, क्या रोल है मीडिया का एडवर्टाइजिंग में, और मीडिया प्लानिंग के स्टेप्स बताने हैं। तो मीडिया बेसिकली क्या होता है? चैनल दैट कैरी द एडवर्टाइजिंग मैसेज। हमारा जो एडवर्टाइजिंग का मैसेज है उसको कैरी करने के लिए जो चैनल होता है दैट इज मीडिया, ठीक है। एडवर्टाइजर टू टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए जो चैनल होता है दैट इज मीडिया। टीवी हो सकता है, रेडियो, प्रिंट मीडिया, आउटडोर, डिजिटल मीडिया, ठीक है। प्रॉपर मीडिया सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि एक तो क्या मैसेज हमें देना है, किसको देना है, कितनी फ्रिक्वेंटली देना है, ठीक है, एंड किस कीमत पे देना है। हर मीडिया की कीमत अलग अलग है, अपने बजट को ध्यान में रख के काम करना है, तो इसीलिए मीडिया का प्रॉपर सिलेक्शन बहुत जरूरी है। मीडिया हेल्प करता है टू अचीव डिजायर्ड रीच। जितनी रीच आप चाहते हैं, जो फ्रिक्वेंसी चाहते हैं, जो इम्पैक्ट चाहते हैं, ठीक है, ब्रांड इमेज बिल्ड करना चाहते हैं, तो इन सब में मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, स्टेप्स इन्वॉल्व इन मीडिया प्लानिंग। मीडिया जो प्लानिंग करते हैं उसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? पहला है एनालाइज मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग सिचुएशन। सबसे पहले आपको मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग की जो सिचुएशन है, ठीक है, मार्केट में कंपटीशन कितना है, मार्केट की कंडीशन क्या है, ये सब पहले स्टडी करिए। आपने ये सोच लिया कि हम प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर के थ्रू करेंगे, ठीक है, बट आप जिस एरिया में कर रहे हैं वहां पे लोग न्यूज़पेपर बहुत कम पढ़ते हैं, कि वो ऑनलाइन ज्यादा पढ़ते हैं खबरें, तो फिर वहां पे इफेक्टिव नहीं है ना। तो इसीलिए पहले मार्केट कंडीशन देखनी है, कंपटीशन देखना है, प्रोडक्ट देखना है, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहला स्टेप है एनालाइज करना है मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग सिचुएशन। दूसरा क्या है? हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है उसे देखना है, ठीक है, जो टारगेट ऑडियंस है उसकी एज क्या है, इनकम क्या है, लाइफस्टाइल क्या है, यूजेज पैटर्न क्या है, लोकेशन क्या है, ये देखना है। फिर उसके बाद मीडिया का ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी वो जो मीडिया है, हमें कितनी रीच चाहिए, ठीक है, नहीं हम कितने लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, फ्रीक्वेंसी, कितने नंबर ऑफ टाइम पहुंचना चाहते हैं, प्लस कॉन्टिन्यूटी ऑफ या टाइमिंग क्या होनी चाहिए, ज्योग्राफिक प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, तो ये सब हमारा पहले से डिफाइन होना चाहिए, तभी हम मीडिया सिलेक्ट करेंगे कि हम प्रिंट मीडिया पे जाएंगे, ऑनलाइन मीडिया पे जाएंगे, या किस मीडिया पे जाएंगे। फिर उसके बाद हमें मीडिया की स्ट्रैटेजी डेवलप करनी है, या कह लीजिए मीडिया मिक्स डिसाइड करना होगा, विच क्लास ऑफ मीडिया टू यूज, कौन सा मीडिया यूज करेंगे, टीवी, डिजिटल, प्रिंट मीडिया, आउटडोर मीडिया, कौन सा यूज करेंगे, या दो तीन यूज करेंगे तो किस प्रपोर्शन में यूज करेंगे, ठीक है। फिर उस मीडिया के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यानी खर्चा कितना आएगा, कवरेज कितना होगा, सिलेक्टिविटी क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी क्या है, ये सब स्टडी करेंगे। और फिर हम सिलेक्ट करेंगे स्पेसिफिक मीडिया, ठीक है, कि हम अपने प्रोडक्ट का जो एडवर्टाइजमेंट करेंगे किस मीडिया के थ्रू करेंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे, क्या हम टीवी के थ्रू करेंगे, रेडियो के थ्रू करेंगे, ठीक है, तो वही है, टीवी चैनल, प्रोग्राम, न्यूज़पेपर, मैगजीन, आउटडोर लोकेशन कैसे करेंगे ये,
ठीक है। उसके बाद बजट के बारे में भी सोचेंगे ना, डिसाइड करेंगे मीडिया बजट एंड शेड्यूलिंग, तो वो सब देखेंगे, फिर इम्प्लीमेंट करेंगे एंड फाइनली उसका क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, फीडबैक लेंगे कि इस मीडिया को सिलेक्ट करने से हमारा कुछ फायदा हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो दीज आर द सिंपल स्टेप। अगला क्वेश्चन, 3 और क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार रीड कर लीजिए। क्वेश्चन क्या है कि मेक श्योर द एडवर्टाइजमेंट आर नॉट फॉल्स और मिसलीडिंग। कमेंट, एडवर्टाइजमेंट जो कंपनीज डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट करती हैं, ठीक है, तो कंपनी को ध्यान रखना चाहिए कि वो फॉल्स ना हो, गलत ना हो, मिसलीडिंग ना हो। ठीक है, इस पे आपको कमेंट करना है। तो हाँ, सही बात है, एडवर्टाइजमेंट शुड नॉट बी फॉल्स, शुड नॉट बी मिसलीडिंग। गलत फैक्ट्स एंड फिगर एडवर्टाइजमेंट में नहीं शो होने चाहिए। इसके अभी मैं कारण आपको बताऊंगी। तो एडवर्टाइजमेंट हमेशा फेयर होने चाहिए, ट्रूथफुल होने चाहिए, डिसेप्टिव नहीं होने चाहिए। ठीक है, जो भी फैक्ट्स फिगर है अबाउट क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, परफॉर्मेंस, सेफ्टी, गारंटी, ये हिडन नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीजें प्रॉपरली डिस्क्लोज होनी चाहिए। इसीलिए प्रोडक्ट के पीछे आप पलट के देखिए, सारी इंफॉर्मेशन जनरली दी रहती है और जनरली वो सही भी होती है, काफी हद तक सही होती है, क्योंकि ऐसे लॉज है इंडिया में कि आप गलत इंफॉर्मेशन उसमें नहीं दे सकते। ठीक है, तो रीजन है, देयर इज अ रीजन व्हाई एडवर्टाइजमेंट शुड नॉट बी फॉल्स। कारण है कि जिसकी वजह से एडवर्टाइजमेंट कंपनी जो है उसमें गलत इंफॉर्मेशन या फॉल्स जो चीजें हैं वो नहीं शो करती हैं, नहीं मतलब फॉल्स चीजें नहीं कहती हैं प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, इवन रिसेंटली एक केस हुआ था, एक कोचिंग ने अपने कुछ सिलेक्शंस दिखाए थे कि हमारे यहाँ से इतने सिलेक्शन हुए, बट एक्चुअली में उतने सिलेक्शन नहीं हुए थे। तो किसी दूसरे पर्सन ने मतलब उस कोचिंग पे केस किया था और उस कोचिंग को पेनल्टी पे करनी पड़ी। तो उसने केवल एडवर्टाइजमेंट में शो किया था कि हमारे इतने सिलेक्शन है। ठीक है, तो इस टाइप का टाइट लीगल सिस्टम हमारे यहाँ पे है। तो सोचिए उन्होंने गलत एडवर्टाइजिंग की ना अपनी कोचिंग की, तो उनपे क्या हुआ, फाइन देना पड़ा, पेनल्टी लगी। तो ऐसे ही हमारे यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में इसीलिए कोई गलत फैक्ट्स फिगर या प्रोडक्ट के पीछे जो डिटेल है वो भी गलत नहीं शो कर सकते। ठीक है, क्यों, क्योंकि देयर इज अ लीगल एस्पेक्ट इन्वॉल्व है। ठीक है, अगर कंज्यूमर जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड एडवर्टाइजिंग के स्टैंडर्ड लॉज बने हुए हैं जिसके तहत लीगल पेनल्टी, फाइन, बैन लग सकता है। एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी थी जिसपे भाई उसने कुछ मतलब फ्रॉड वगैरह किया था, तो जिसकी वजह से उस पे अकाउंट ओपनिंग पे बैन लगा रहा कई सालों तक। ठीक है, तो बैन भी लग जाता है, फाइन तो देना ही पड़ता है, बैन भी लग जाता है, कंपनसेशन पे करना पड़ जाता है। तो इसीलिए फॉल्स या मिसलीडिंग मतलब इंफॉर्मेशन नहीं शो कर सकते एडवर्टाइजमेंट में। दूसरा क्या है, इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, एडवर्टाइजर की कुछ मॉरल इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है समाज की तरफ, कि कुछ भी गलत चीज ना शो करें। ठीक है, कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट ना करें। अगला, कंज्यूमर ट्रस्ट एंड ब्रांड इमेज, या लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी। अगर गलत चीजें शो करेंगे तो आपकी जो क्रेडिबिलिटी है, एक बार कस्टमर सामान खरीद लेगा, एक बार बेवकूफ बन जाएगा, लेकिन दोबारा नहीं बनेगा और आपकी जो क्रेडिबिलिटी है मार्केट में वो खत्म हो जाएगी। शॉर्ट टर्म गेन के लिए कह लीजिए आप, लॉन्ग टर्म जो रिलेशन था कस्टमर से वो लूज कर जाएंगे, ये एक नुकसान है। और एक फेयर कंपटीशन नहीं रहेगा। हेल्दी कंपटीशन कैसे मानेंगे, आप झूठ बोल करके गलत फैक्ट्स एंड फिगर एडवर्टाइजमेंट में शो करके आगे बढ़ रहे हैं, तो एक हेल्दी कंपटीशन नहीं होगा। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंट रीजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, रीड कर लीजिए। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स प्रमोशन मेथड, डिस्कस द वेरियस टेक्निक्स यूज इन सेल्स प्रमोशन। आपको बताना है सेल्स प्रमोशन के लिए डिफरेंट मेथड्स। तो जो सेल्स प्रमोशन के डिफरेंट मेथड है ना, इन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहला है कंज्यूमर ओरिएंटेड प्रमोशन, दूसरा है ट्रेड ओरिएंटेड प्रमोशन, तीसरा है सेल्स फोर्स प्रमोशन। कंज्यूमर ओरिएंटेड प्रमोशन मतलब होता है कि कंज्यूमर को डिस्काउंट देना, ठीक है, उसके लिए प्राइस कम करना, उसको कोई लॉयल्टी प्रोग्राम देना, कूपन कोड देना, फ्री सैंपल देना, प्रोडक्ट के साथ कुछ गिफ्ट वगैरह देना। तो ये सेल्स को प्रमोट करने के लिए कंज्यूमर के लिए किया जा रहा है। ठीक है, तो ये पहली कैटेगरी होती है। दूसरी क्या है, या रिफंड देना, कैशबैक देना, बोनस पैक देना, लॉयल्टी प्रोग्राम, ये सब। ठीक, दूसरा क्या है, ट्रेड ओरिएंटेड, यानी डीलर को प्रमोट करना, बीच का जो रिटेलर है, होलसेलर है, डीलर है, उसके लिए उसको प्रमोट करना।
ये दूसरा होता है सेल्स प्रमोशन का। इसमें क्या है, ट्रेड डिस्काउंट देना, अलाउंसेस देना, ठीक है। जो पॉइंट ऑफ परचेज है वहां पे, जैसे नहीं बहुत सारे रिटेलर को फ्रिज वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, रैक प्रोवाइड किया जाता है, पोस्टर प्रोवाइड किया जाता है, डैंगलर जो स्टैंडीज होती है वो सब प्रोवाइड की जाती है, तो वो सब देना, ठीक है। कोऑपरेटिव एडवर्टाइजिंग करना, फ्री गुड्स देना, तो ये सब भी मेथड्स हैं। अगला क्या है, सेल्स फोर्स, उसके लिए भी प्रमोशनल प्रोग्राम होते हैं। जो सेल्स फोर्स होता है उनके लिए बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कॉम्पिटिटिव स्कीम रखी जाती है कि जो बेस्ट सेल करेगा उसको कुछ गिफ्ट वगैरह दिया जाएगा, तो सेल्स के कॉन्टेस्ट रखे जाते हैं, बोनस एंड इंसेंटिव स्कीम रखी जाती है, सेल्स की मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंस वगैरह रखी जाती है, इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। तो ये भी कुछ सेल्स प्रमोशन की टेक्निक है फॉर सेल्स फोर्स के लिए, ठीक है। तो सेल्स प्रमोशन की टेक्निक को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, ये सब आपको लिखना है। आखिरी क्वेश्चन रीड कर लीजिए। डिस्कस द सोशल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग का समाज पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इकोनॉमिक क्या इम्पैक्ट है, पॉजिटिव क्या है, निगेटिव क्या है, ये बढ़िया से आपको इसमें बताना है, ठीक है। तो पहले सोशल एस्पेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग देखते हैं। सोशल एस्पेक्ट में सबसे पहला क्या है, पॉजिटिव बात क्या है समाज की तरफ एडवर्टाइजिंग से, सोशल एस्पेक्ट क्या है, पॉजिटिव क्या है, इसका ये देखते हैं। सबसे पहला इंफॉर्मेशन एंड अवेयरनेस, इंफॉर्मेशन बढ़ती है ना एडवर्टाइजमेंट से, हमें प्रोडक्ट के बारे में और डिटेलिंग पता चलती है, अवेयरनेस बढ़ती है, ये पॉजिटिव है। इंप्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हमें प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है, सर्विस के बारे में पता चलता है, अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं तो हम उसको लेते हैं और हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। सोशल मैसेज, बहुत सारे एडवर्टाइजिंग के थ्रू गवर्नमेंट जो है बहुत सारे सोशल मैसेजेस, जैसे पब्लिक हेल्थ से, एजुकेशन से रिलेटेड, एनवायरमेंट से रिलेटेड, रोड सेफ्टी से रिलेटेड, फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड, जो मतलब जो समाज के लिए जो अच्छे मैसेजेस हैं वो भी तो एडवर्टाइज किए जाते हैं, ठीक है। तो सोशल मैसेजेस भी दिए जाते हैं, तो ये अच्छा पॉजिटिव है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड बहुत सारी एजेंसी है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो जिसमें बहुत लोग काम कर रहे हैं जिससे उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। अगला क्या है, कल्चर एंड एंटरटेनमेंट, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट जो है यूज करते हैं म्यूजिक को, आर्ट्स को, ह्यूमर को यूज करते हैं, ठीक है, जिससे उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। पर इसके कुछ निगेटिव इम्पैक्ट भी हैं, सोसाइटी पे इसके निगेटिव इम्पैक्ट है, दैट इज मटेरियलिज्म एंड कंज्यूमरिज्म। मतलब सामान की जरूरत नहीं है फिर भी एडवर्टाइजमेंट इतने कैची बनाए जाते हैं, इतने अट्रैक्टिव बनाए जाते हैं कि हमें जरूरत नहीं है फिर भी हम खरीदते हैं, ठीक है। तो वही है, बाय मोर प्रोडक्ट देन नीडेड, जरूरत नहीं है फिर भी शो ऑफ हो रहा है, शो ऑफ का कल्चर बढ़ रहा है, वेस्टेज बढ़ रही है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल बढ़ रही है, चिल्ड्रन पे, बच्चों पे बैड इफेक्ट पड़ रहा है, जंक फूड, टॉयज, ऑनलाइन गेम, ठीक है। और इससे अननेसेसरी का जो कंपटीशन है ना, ये विजुअल पोल्यूशन बढ़ रहा है। हर कंपनी अपने प्रोडक्ट को और अच्छा दिखाने की कोशिश कर रही है, प्रोडक्ट सेम है लेकिन इस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है कि इस कंपनी का प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो वेस्टफुल कंपटीशन चल रहा है, ठीक। तो ये इसके नेगेटिव इम्पैक्ट है। अब इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग की बात करें तो इसके भी कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव हैं। पॉजिटिव क्या है कि इससे डिमांड बढ़ रही है, जितना एडवर्टाइजमेंट हो रहा है उससे लोगों की अवेयरनेस बढ़ रही है, लोगों की उसकी यूजफुलनेस के बारे में पता चल रहा है और प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है, तो इकोनॉमी के लिए अच्छा है ना, प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। इकोनॉमी ऑफ स्केल, जब ज्यादा डिमांड बढ़ेगी, ज्यादा प्रोडक्शन होगा, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कम आएगा, दैट इज इकोनॉमी ऑफ स्केल। कंपटीशन बढ़ेगा, इनोवेशन बढ़ेगा, ठीक है, और न्यू प्रोडक्ट, नई नई फर्म मार्केट में आएंगी, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगी, ठीक है। तो इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट है। लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट कौन देगा, प्रोडक्ट की कॉस्ट में जोड़ा जाता है एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट, ठीक है। ये एडवर्टाइजिंग कॉस्ट अकाउंटिंग एक सब्जेक्ट है, वो भी मैं पढ़ाती हूँ। जो एडवर्टाइजिंग का खर्चा है वो प्रोडक्ट की कॉस्ट में जुड़ता है, तो जितना ज्यादा एडवर्टाइजिंग होगी प्रोडक्ट की, वो खर्चा कहाँ से आएगा, प्रोडक्ट की कॉस्ट और महंगी हो जाएगी। तो वही चीज है, नेगेटिव एस्पेक्ट ये हुआ पहला। दूसरा क्या है, आर्टिफिशियल डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट एक जैसा है लेकिन फिर भी उसमें डिफरेंशिएशन क्रिएट किया जा रहा है जस्ट टू बिल्ड डिफरेंट इमेज, तो ये कुछ इसके नेगेटिव इम्पैक्ट है। मोनोपोली पावर की पॉसिबिलिटी बढ़ती है, तो ये सब कुछ एडवर्टाइजिंग के पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट है। और इसी के साथ जो 3 घंटे का क्वेश्चन पेपर है एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट का, बीबीए थर्ड सेमेस्टर का, वो मैंने लगभग सब 50 मिनट में पढ़ाने की कोशिश की है और मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये लेक्चर कैसा था।
आपके लिए यूज़फुल था कि नहीं था, इससे आपको कुछ समझ में आया कि नहीं आया, आपका रिवीजन हुआ कि नहीं हुआ, आपको आइडिया लगा कि नहीं लगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? और प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिएगा, वो लोग भी देख लें। तो चलिए लेक्चर वाइंड अप करते हैं। अगले लेक्चर में एक दूसरे सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू।